हेलो दोस्तों, झील एजुकेशन प्लानिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के बायोलॉजी के चैप्टर जो है 6 को डिस्कशन करने वाले हैं। जैव प्रक्रम। देखिए, जैव प्रक्रम में आज हम लोग जो है कि एक टॉपिक को देखेंगे, पोषण वाले पार्ट को। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं चैप्टर की। जैव प्रक्रम समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं सजीव वस्तु क्या होती है, निर्जीव वस्तु क्या होती है। सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं सजीव वस्तुएं कहलाती हैं जिनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी क्रियाएं होती हैं। वह सब क्या होती हैं? सजीव वस्तुएं। जैसे जंतु और पेड़ पौधे। देखिए, जंतु क्या होता है? वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। पौधे क्या हो सकते हैं? वह बड़े हो सकते हैं। यह सब क्या है? सजीव के लक्षण है। निर्जीव वस्तुएं क्या होते हैं? वे सभी वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं जिनमें जीवन की कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होते, जैसे चट्टान, मिट्टी, लकड़ी। तो देखिए, यह जो लकड़ी जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि यह एक निर्जीव है। आगे देखते हैं हम लोग जैव प्रक्रम। इसको भी पहले देख लीजिए, सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होते हैं। निर्जीव जो होते हैं और सजीव क्या होते हैं। तो ये पोषण नहीं करते हैं। जो निर्जीव होते हैं उनमें पोषण नहीं होते हैं, सजीव में पोषण होता है। निर्जीव में श्वसन नहीं होता है, सजीव में श्वसन होता है। निर्जीव जो होते हैं वह जनन नहीं करते हैं, लेकिन सजीव जनन करते हैं। इनमें वृद्धि नहीं होती है और इसमें वृद्धि होती है। यह जो होते हैं ये स्थान परिवर्तन नहीं करते, एक ही स्थान पर रहते हैं। लेकिन सजीव क्या होते हैं? स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। नोट पॉइंट ये याद रखिए कि विषाणु जो होता है, विषाणु यानी वायरस, यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवन के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। देखिए, जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। यानी हम मानव या फिर अन्य जीवों को जीवन जीने के लिए जो भी जैविक क्रियाएं करनी होती है, सब के सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं देखिए, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन है। यह चारों टॉपिक जो है कक्षा 10वीं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आज हम लोग केवल डिस्कशन करने वाले हैं पोषण। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। देखिए, पोषण क्या होता है कि भोजन ग्रहण करना और उसके बाद पचना, पचने के बाद ऊर्जा के रूप में शरीर के विभिन्न पार्ट में जाना जो होता है पोषण कहलाता है। यानी टोटल कहने का मतलब यह होता है कि खाया पिया लगना ही पोषण कहलाता है। पोषण के प्रकार पोषण के आधार पर जीव को दो समूह में बांटा जा सकता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। देखिए, विषमपोषी पोषण जो होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणिसम पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण से उपस्थित सरल अजैविक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह सब स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। टोटल यह सब इतना परिभाषा लिखने से अच्छा है कि आप यह भी लिख सकते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हरे पौधे हो गए और कुछ अन्य जीव भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है और ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है, यह सब फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा पूर्ण होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह प्रकाश संश्लेषण। पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन बनता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
इस विधि में क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से प्रकाश, जमीन से जल तथा खनिज लवण लेकर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन बनाते हैं। और इसमें ये जो रिएक्शन है इसको भी याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल ये जो एरो है इसी के नीचे लिख दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और जल। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु रहेंगे और यहाँ पर 12, और यहाँ पर जो ग्लूकोज के बनते हैं 1 अणु, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 और जल के भी 6। यह जो अभिक्रिया है, यह रिएक्शन, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि यह जो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए भी इसको दे देता है। तो यह याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, सूर्य के प्रकाश पहले नंबर पर, क्लोरोफिल दूसरे नंबर पर, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और खनिज लवण जो होती हैं, यह सब क्या होते हैं, कच्ची सामग्री के अंतर्गत आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है घटनाएं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचय। आते हैं एक न्यू टॉपिक, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? पत्ती की कोशिकाओं में जो हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां हरी क्यों होती हैं? तो क्लोरोफिल के कारण होती हैं। तो इनमें क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और रंध्र, यह भी इम्पोर्टेंट है। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। जो पत्तियां होती हैं जिससे क्या होती है कि प्रकाश पड़ती है तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, तो यह जो छिद्र होता है उसे रंध्र बोलते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो अधिकांश गैसों का आदान प्रदान होता है इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकलता है। वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि पानी वाष्प बन के उड़ता है, यह रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र की रचना तथा क्रिया, पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्रों को चारों ओर से 2 कोशिकाएं घेरी रहती हैं। देख लेते हैं कहाँ इससे। देखिए यही 2 कोशिकाएं घेरी रहती हैं जिसे द्वार कोशिका भी कहते हैं। एक कोशिकाएं रंध्रों के खुलने या बंद होने के कारण उत्तरदायी होती है। देखिए जो कोशिकाएं थी यह उस रंध्र को खोलने और बंद करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तब वह फूल जाती है जिसमें छिद्र खुल जाता है। जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तब छिद्र बंद हो जाता है। रंध्र से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। देखिए क्या होता है कि जब अंदर पानी अधिक हो जाती है तो वह मुंह खुल जाता है, और जब पानी वाष्प बन के उड़ जाते हैं तो यह जो होता है बंद हो जाता है। ठीक है। स्वपोषी पोषण में हम लोग देख चुके हैं। अब अगली टॉपिक है विषमपोषी पोषण। तो देखिए पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, वे सब क्या होते हैं, विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पे मानव और अन्य जीव। प्राणी, देखिए विषमपोषी पोषण के प्रकार, प्राणी समपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। प्राणी समपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के तौर पर अमीबा और मानव। देखिए प्राणी समपोषी पोषण में क्या होता है
कि भोजन को ग्रहण किया जाता है, जीव ग्रहण करता है और उसके बाद अंदर पचाता है, तो प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं, जैसे अमीबा हो गया और मानव। और मृत जीवी पोषण, मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उदाहरण के तौर पर फफूंद और कवक। देखिए, मृत जीवी पोषण क्या करते हैं कि जो सड़े गले मृत शरीर होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वह मृत जीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं, जैसे फफूंद हो गया और कवक। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण क्या होता है? परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना हानि पहुंचाए या बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उदाहरण के तौर पर जोंक, अमरबेल, जूं, फीताकृमि। देखिए, जो जूं होता है वह क्या होता है, हम लोग के बालों में होता है और वह हम लोगों के शरीर जो तो जीवित होते हैं, जीवित होने के बावजूद भी यह हम लोगों से भोजन अपना बनाता है, वह परजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। और हम लोग देखे होंगे कि पेड़ों पर जो होता है अमरबेल होता है। अमरबेल क्या करता है कि आम के पेड़ या फिर अन्य जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर रह करके अपना भोजन उन्हीं से ग्रहण करता है, इसलिए यह परजीवी पोषण के अंतर्गत यह भी आता है। एक कोशिकीय जीव जो कैसे पोषण करते हैं? देखिए, ये जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, उनमें देखिए हम लोग पहले देखने वाले एक कोशिकीय जीव, उसके बाद बहुकोशिकीय देखेंगे, तो फिर मानव पे देखेंगे। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? वे जीव जो एक ही कोशिका में पूरी संरचना होती है, यानी पूरी बॉडी उनकी एक ही कोशिका की होती है, तो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव अपना भोजन संपूर्ण सतह से ले सकते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा एक कोशिकीय अनिश्चित आकार वाला प्राणी समपोषी जीव है। देखिए, एक कोशिकीय अमीबा जो होता है इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, या किसी भी आकार का हो सकता है। कुट पादों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा के भोजन शैवाल के छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य जीव, मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अमीबा के पोषण, अमीबा के जो पोषण होते हैं 3 चरण में होते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, फिर उसके बाद पाचन और उसके बहिष्करण होता है। अमीबा क्या करता है, पहले यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक भोजन है और यह पहले अपने आकार को इस तरीके से, मान लीजिए अमीबा है, यहाँ पर भोजन है, तो ये अपने आप को इस तरीके से फैलाता है और फिर क्या करेगा, कुछ समय बाद यही भोजन है और इसको धीरे धीरे कवर करने का प्रयास कर लेता है। और जब ये कवर कर लेगा तो इसको क्या करेगा, फुल्ली इसमें बंद कर लेगा और बंद करने के बाद यह पचाता है। यही पूरी प्रक्रिया है इसकी। तो देख लेते हैं अंतर्ग्रहण। अमीबा कोशिकी सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्धन की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्धन भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। पाचन, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का अपघटन या विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं। बहिष्करण, पचा हुआ अपच पदार्थ कोशिकाओं की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो देखिए, जो अपचित भोजन होते हैं उसको क्या कर देता है, त्वचा के द्वारा से बाहर निकाल देता है, बाहरी जो पार्ट होते हैं उनसे निकाल दिया जाता है। पैरामीशियम, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। पैरामीशियम जो होता है पैर के जैसा होता है, इस तरीके से, तथा यह भोजन एक निश्चित स्थान से ही ग्रहण करता है। देखिए, यह जो होता है भोजन एक निश्चित स्थान से ही ग्रहण कर सकता है। भोजन इन स्थान तक पश्चाभ की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की सतह को ढके होते हैं। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, वे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं।
इनमें कोशिकाओं लाखों की संख्या में होती हैं। ठीक है। बहुकोशिकीय जीव में पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के अंग तथा अंग तंत्र होते हैं, जैसे मानव। तो हम लोग मानव में पोषण को देखने वाले हैं। पोषण के जो चरण होते हैं वह 5 होते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण, फिर उसके बाद पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। देखिए, भोजन को पहले खाया जाता है, मुंह में लिया जाता है, उसका अंतर्ग्रहण कहते हैं। उसके बाद भोजन पचता है, पचने के बाद अवशोषित होता है और अवशोषित होने के बाद स्वांगीकरण होता है। इसमें क्या होता है कि पचे हुए भोजन जो होते हैं रुधिर में मिल जाते हैं, रुधिर से फिर अन्य पार्ट पे जाता है तो स्वांगीकरण होता है और बहिक्षेपण, और उसके बाद अपच भोजन को बाहर निकाल देना ही बहिक्षेपण कहलाता है। तो एक एक टॉपिक को देखने वाले हम लोग। भोजन का अंतर्ग्रहण, खाद्य पदार्थों को हाथों के द्वारा मुंह में ले जाना, दांतों से चबाना, छोटे छोटे कणों में तोड़ना अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन, कार्बनिक तथा अकार्बनिक खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे कणों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। यह परिभाषा याद रखिएगा, बहुत सरल है और बहुत सुटेबल है। अवशोषण, सरल घुलनशील पचित भोज्य जिसमें ग्लूकोज, शर्करा, अमीनो अम्ल आदि होते हैं, आंत में विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। देखिए, जो छोटी आंत होती है उससे क्या होता है, अवशोषण की प्रक्रिया होती है। स्वांगीकरण, अवशोषण के बाद रुधिर में होकर अमीनो अम्ल, ग्लूकोज तथा वसा के अणु शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, जहां पर प्रोटीन संश्लेषण टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत करता है, जीव द्रव का निर्माण करते हैं स्वांगीकरण कहलाते हैं। देखिए, पचता है, पचने के बाद क्या होता है कि बॉडी से एनर्जी जो होती है वह रुधिर यानी जल उसमें ब्लड में मिलता है। ब्लड में मिलने के बाद वह क्या करता है कि जहाँ पर टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उसकी मरम्मत के लिए जाता है जब, तो उसको स्वांगीकरण कहते हैं। बहिक्षेपण या मल परित्याग, अपचित भोज्य पदार्थों को बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन। यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह पूरा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मानव में। पाचन, डाइजेशन क्या होता है। कार्बनिक तथा अकार्बनिक खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे कणों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। यानी हम लोग जो खाना खाते हैं वह बड़े बड़े कणों में होते हैं, अब उनको क्या किया जाता है, कूट कूट के छोटे छोटे कणों में तोड़ना ही पाचन हो जाता है। अब देखिए, हम लोग मुंह से ही पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। पहले क्या होता है, चावल खाते हैं, चावल जो होता है खड़ा होता है, उसको दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। अब जब ये छोटे छोटे कणों में टूट जाता है तो उसको क्या किया जाता है कि ग्रास नली के द्वारा पेट यानी आमाशय में पहुंचाया जाता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है पाचन की वह मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। पाचन तंत्र क्या होते हैं। पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग पाचन तंत्र कहलाते हैं। पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले जो अंग होते हैं वह सभी के सभी पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। पाचन तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, पाचन तंत्र जो होता है यह 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आहार नाल और सहायक ग्रंथि के रूप में। ठीक है। तो आहार नाल में क्या होता है, मुख्य गुहा होता है, ग्रास नली होती है, आमाशय होता है, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होती है, गुदा होता है। पहले जो होता है हम लोग भोजन को मुख में लेते हैं, मुंह में लेते हैं, और उसके बाद जो पाइप के द्वारा जाती है भोजन आगे बढ़ता है उसको ग्रास नली बोलते हैं। और ग्रास नली के बाद एक छोटा थैलीनुमा संरचना होता है जो जेक आकार का होता है, वह आमाशय होता है। आमाशय के बाद छोटी आंत में आता है, छोटी आंत की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, और उसके बाद बड़ी आंत जो होती है उसको कवर किया रहता है, वो बड़ी आंत होता है, इसमें भोजन जाता है और फिर उसके बाद गुदा के द्वारा इसे बाहर शरीर से निकाल दिया जाता है। और ग्रंथि, लार ग्रंथि मुंह में पाई जाती है, उसके बाद जठर ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और आंतरस जो होते हैं या आंत ग्रंथि। तो इनमें से देखिए सबों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इसी वीडियो में।
चलिए शुरुआत करते हैं एक एक कर। आहार नाल मुख से लेकर के गुदा तक फैला होता है। पूरा जो होता है मुंह से गुदा तक जो होती है वह सब के सब आहार नाल के अंतर्गत आते हैं और इनकी लंबाई जो होती है 10 से 12 मीटर होता है। देखिए पहले भोजन जो होता है मुख गुहा में, फिर उसके बाद आमाशय में, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और गुदा के द्वारा से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं संरचना। पहले क्या होता है, भोजन ग्रास नली द्वारा इस जो जे आकार का दिख रहा है इसको आमाशय कहते हैं। उसके बाद यह जो है संरचना हम लोग को दिख रही पूरे केचुए जैसी, उसको छोटी आंत बोलते हैं। और ये जो बाहर वाली संरचना है यह इसको बोलते हैं बड़ी आंत। और उसके बाद यह जो है एनस यानी गुदा द्वार है। देखिए जो ये भोजन होता है मुख से, यह ग्रास नली द्वारा आता है। तो इनमें क्या होती है, कुछ संरचनाएं इस तरीके से होती हैं। इसमें क्रमाकुंचन की गति की वजह से यह नीचे आता है। मुंह गुहा भोजन को मुख गुहा में दांतों के द्वारा छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है तथा लार ग्रंथि से निकलने वाली लार या लाला रस भी बोलते हैं भोजन से पेशी जिह्वा द्वारा मिलाया जाता है। देखिए क्या होती है, मुख में लार ग्रंथियां होती है, उससे लार निकलता है और जीभ के द्वारा से उसे मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है और दांतों के द्वारा कुचा जाता है, जिससे भोजन आसानी से आहार नाल में क्रमाकुंचन की गति द्वारा गमन करता है। देखिए यह जो गति है इसको याद रखिएगा, क्रमाकुंचन की गति। यह बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि आहार नाल में कौन सी गति होती है, तो यह याद रखिए क्रमाकुंचन की गति होती है। लार में एक एंजाइम होता है जिसे एमिलेस या टाइलिन कहते हैं। यह मंड को शर्करा में खंडित करता है। देखिए जो मुख से होता है यही यहाँ से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना स्टार्ट होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है और आखिरी में छोटी आंत में जाकर के पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है। तो यह याद रखिएगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होता है मुंह से ही। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, पैरोडिट ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। इसको एक वीडियो में बताया गया है, आप लोग चाहते हैं तो जा करके लिस्ट में देख सकते हैं। अगली टॉपिक है आमाशय। मुख गुहा से जो होता है मुख से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा क्रमाकुंचन की गति द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती है। आमाशय की भित्तियों में उपस्थित जठर ग्रंथि जो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचन एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा का स्राव करती हैं। देखिए जो आमाशय में होता है जठर ग्रंथि, यह 3 इम्पोर्टेंट तत्वों का स्रवण करता है यानी निष्कासन करता है। पहला जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरे पर जो है यह पेप्सिन का स्रावण करता है और तीसरे नंबर पर श्लेष्मा। यह श्लेष्मा क्या होती है, यह जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है यह बहुत ही खतरनाक होता है, जिससे कि यह हम लोगों को पेट को भी गला सकता है। इस वजह से जो श्लेष्मा जो होती है इसको सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब जो पेट होता है स्टमक को सुरक्षा प्रदान करती है HCl से। देखिए यहाँ पर जो है मुख में भोजन लिया जाता है, मुख द्वारा इसमें लार जो होते मिल जाता है, जिससे क्या होती है आगे यह भोजन बढ़ता है। और यह जो ग्रसिका है इसमें क्या होता है क्रमाकुंचन की गति होती है, जो कि आगे लेकर ढकेलने का कार्य करता है भोजन को आमाशय में। और आमाशय में आने के बाद इसमें जो होता है इसमें जठर ग्रंथि होती है, जिससे कि क्या होता है HCl और श्लेष्मा मिलते हैं और यह क्या हो जाती है अम्लीय हो जाती है। जठर रस या पाचन एंजाइम के कार्य। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यह एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है।
साथ ही एसियल जीवाणुनाशक की तरह काम करता है। भोजन में आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो देखिए जो एसियल होता है यह जीवाणुनाशक के रूप में कार्य करता है और यह भोजन को अम्लीय भी बनाता है। आगे है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। श्लेष्मा या म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित करता है। नोट: मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। आमाशय में प्रोटीन के साथ साथ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। अब देखिए भोजन जो होता है यह आमाशय के बाद क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो उसमें क्या होता है कि देखिए छोटी मोटी जो पाचन की क्रिया होती है वो आमाशय में हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से पाचन जो होती है वह क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में होती है। छोटी आंत की लंबाई जो होती है 7.5 मीटर यानी 7.5 मीटर होती है और पाचन में सबसे बड़ी भूमिका छोटी आंत का होता है। आमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होती है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है। यहाँ आमाशय से आने वाले भोजन अम्लीय होता है, जिसको अग्नाशयी एंजाइम क्रिया के लिए क्षारीय माध्यम यकृत से स्रावित पित्त रस द्वारा किया जाता है। तो देखिए अग्नाशय जो होता है उससे एंजाइम आती है और यकृत से निकलता है पित्त रस। यह याद रखिएगा, कुछ लोगों को डाउट रहता है कि पित्त रस जो होगा पित्ताशय से निकलता है, तो यह गलत है। पित्त रस जो होता है यकृत से निकलता है और यकृत से निकल करके पित्ताशय में एकत्रित होता है, तो ये याद रखिएगा। वसा आंत में बड़ी गोलिका के रूप में होता है, जिस पर एंजाइम का कार्य मुश्किल होता है। एंजाइम के क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए पित्त लवण उसे छोटे गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। अग्नाशयी रस का कार्य। अग्नाशय रस जो होता है अग्नाशय से स्रावित होता है, जिसमें प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम तथा इमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। आंतरस यानी जो आंत से निकलता है, क्षुद्रांत ग्रंथियों द्वारा आंतरस स्रावित होता है। छोटी आंत जो होती है उससे भी यह जो होता है आंतरस स्रावित होता है, जिसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। छोटी आंत की संरचना पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। देखिए जो छोटी आंत की भित्तियाँ होती हैं उनसे क्या होता है, जो पचे हुए भोजन होते हैं वह अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसी प्रवर्धन होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण की सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की जाल होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण, पुराने ऊतकों की मरम्मत करने में होता है। तो देखिए पूर्ण रूप से पाचन जो होती है छोटी आंत में ही होती है। इसमें क्या होता है कि यह जो दीर्घरोम होते हैं यह पचे हुए भोजन को, ग्लूकोज को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद रुधिर में मिला देता है
और आगे जो रुधिर में मिलने के बाद यह प्रोसेस आगे बढ़ जाता है, अन्य कोशिकाओं तक जाता है। बृहदात्र या बड़ी आंत, इसकी लंबाई 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर होती है। बिना पचा हुआ भोजन बृहदात्र में भेज दिया जाता है, जहां अधिक संख्या में दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। टोटली जो बड़ी आंत की काम होती है वह जल का अवशोषण होता है, यही एक पॉइंट इसका जो है काम है। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस वेस्ट पदार्थ का बहिष्करण गुदा अवरोधनी द्वार नियंत्रित करता है। तो देखिए यह जो है आज की आखिरी टॉपिक है बड़ी। अब देखिए एक टॉपिक आप लोग चाहें तो बढ़ा सकते हैं, गुदा द्वार। गुदा द्वार, अब इसमें क्या करेंगे, यही वाली जो लाइन है इसको काट करके यहाँ पर लिख देंगे कि गुदा जो होता है अपचित भोजन को बाहर निकालने का कार्य करता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।